हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपना जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है गमन एवं संचलन, जो 20 नंबर चैप्टर है। तो देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। गमन एवं संचलन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर के अंदर गमन करने के लिए जो जो अंग होते हैं या जो जो संरचनाएं होती है जो शरीर की शारीरिक बनावट में परिवर्तन करती है या शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन करती है, तो वो क्या होती है, गमन और संचलन में सहायक होती है। यानी जैसे आपको पता है, जैसे हमारे शरीर में मांसपेशियां होती है, हड्डियां होती है, वो सब क्या करती है, गमन और संचलन करवाने में सहायक करती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम आपके गमन वाला जो पेशी वाला भाग है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो कंकाल वाला हड्डियों वाला भाग है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पेशियों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में किस प्रकार की पेशियां होती है, किस प्रकार वो कार्य करती है। तो देखिए पेशियां क्या होती है, हड्डियों से जो मुलायम भाग होती है बिल्कुल, वो क्या कहलाती है, पेशियां कहलाती है। और शरीर की मुद्रा को परिवर्तित करने में पेशियां सहायक होती है। हम काम करते हैं, पेशियां उसमें सहायक होती है, और काम करते करते हम थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हमारी पेशियां काम करना बंद कर देती है, उनके अंदर एक लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है जिसके कारण पेशियां है वो काम करना बंद कर देती है। इसलिए हम काम करते करते क्या है, थक जाते हैं, हमारे थकावट आ जाती है। फिर जब हम रेस्ट करते हैं तो पेशियों में जो लैक्टिक अम्ल जमा हुआ है वो वापस घुलकर निकल जाता है, और उसके कारण जो पेशियां हैं वो वापस कार्य करने लगती है, थकावट दूर हो जाती है आराम करने से। तो किस प्रकार एक पेशी काम करती है, कैसे वो उसकी संरचना होती है, बनावट होती है, और किस प्रकार वो शारीरिक मुद्रा को परिवर्तन करने में सहायता करती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे शरीर का जो कुल भार है उसका 40 से 50% भाग है वो किससे बना होता है, पेशियों से बना होता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, हमारे शरीर का 40 से 45% भाग पेशियों से बना होता है। यानी कुल जो शरीर का भाग होता है उसमें पेशियां कितने परसेंट बनाती है, पेशियां बनाती है आपके 40 से 45% भाग को, या लगभग 50% के आसपास भी पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा पेशियों के कुछ गुण होते हैं। देखिए पेशियों के गुण, 4 जो गुण है वो आपको ध्यान में रखने हैं। एक है उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता। दूसरा है संकुचनशीलता। तीसरा है प्रसार्यता, और चौथा है प्रत्यास्थता। यानी हमारी जो पेशियां होती हैं उनमें 4 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। 4 गुण कौन कौन से होते हैं? उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्यता और प्रत्यास्थता। देखिए ये जो 4 नाम दिए गए हैं, इन चारों नामों का मतलब क्या है, हमें अर्थ पता करना है। कि उत्तेजनशीलता का मतलब क्या है कि जैसे ही पेशी को तंत्रिका तंत्र से उत्तेजना मिलती है, जैसे ही उसको पीछे से संकेत मिलता है स्थिति परिवर्तित करने के लिए, तो पेशी क्या है, उत्तेजित होती है और अपना काम करने लगती है। फिर जैसे ही वापस मस्तिष्क से सूचना मिलती है कि इस काम को बंद करना है, तो पेशी क्या है, संकुचित हो जाती है। यानी पहले पेशी उत्तेजित होगी और फिर जब रेस्ट होगा तो पेशी वापस संकुचित हो जाएगी। इसके अलावा पेशियों में प्रसार्यता का गुण पाया जाता है, ये फैल सकती है, शारीरिक मुद्रा को परिवर्तित करने के लिए प्रसार करती है, तो प्रसार्यता का गुण पाया जाता है। और उसके अलावा प्रत्यास्थता, यानी फैलाया सिकुड़ा जा सकता है। जिस प्रकार एक रबड़ में गुण होता है प्रत्यास्थता का, वैसा ही गुण किसके अंदर पाया जाता है, पेशियों के अंदर पाया जाता है। तो ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिए पेशियों के।
अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पेशियां होती है रंग रूप कार्य के आधार पर हमारी पेशियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है कंकाली पेशियां, एक होती है हृदयी पेशियां और एक होती है अंतरंग पेशियां। तो नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट, रंग रूप तथा कार्य के आधार पर पेशियां 3 प्रकार की होती है। रंग रूप तथा कार्य के आधार पर पेशियां 3 प्रकार की होती है। एक सबसे पहली जो पेशियां वो है कंकाली पेशियां, दूसरी है हृदयी पेशियां, और तीसरी है अंतरंग पेशियां। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंकाली पेशियां यानी हमारे कंकाल तंत्र में पाई जाने वाली हड्डियों में जो हड्डियों के साथ पाई जाने वाली पेशियां जो शारीरिक मुद्रा को चेंज करने के अंदर काम आती है, वो पेशियां क्या कहलाती है? कंकाली पेशियां। दूसरे प्रकार की हृदयी पेशियां जो हमारे हृदय में पेशियां पाई जाती है, हृदय के कार्यों का नियंत्रण करती है, वो क्या कहलाती है? हृदयी पेशियां। और तीसरे प्रकार की अंतरंग पेशियां यानी जो हमारी आंतरिक अंगों आहार नाल जनन मार्ग इनके अंदर जो पाई जाने वाली पेशियां वो क्या कहलाती है? अंतरंग पेशियां। तो पहले तो हम देखते हैं कंकाल तंत्र में पाई जाने वाली पेशियां। ठीक है, फिर दूसरे है हृदयी पेशियां, हृदय में पाई जाने वाली पेशियां, और तीसरे अंतरंग पेशियां शरीर के आंतरिक अंगों जैसे आहार नाल जनन मार्ग में पाई जाने वाली पेशियां। तो तीनों प्रकार की होगी। अब ये तो हो गया इनमें उपस्थिति के आधार पर ये कहां पर होती है। उसके अलावा अब हम जो हमारा मेन पॉइंट था कि किस आधार पर हमने वर्गीकरण किया था, रंग रूप और कार्य। अब रंग रूप कैसे होता है? जो कंकाली पेशियां होती है वो इस प्रकार की होती है जिनमें धारियां दिखाई देती है। कंकाली पेशियों में क्या दिखाई देती है? धारियां। और धारियां दिखाई देने के कारण यानी रेखाएं दिखाई देती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रेखित पेशियां। रेखित पेशियां। जो हृदयी पेशियां हैं उनमें भी रेखाएं दिखाई देती है, इसलिए इनको भी क्या बोला जाता है? रेखित पेशियां। रेखित पेशियां। जबकि जो शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाने वाली पेशियां होती है उनमें रेखाएं नहीं दिखाई देती है और उनको क्या बोला जाता है? अरेखित पेशियां। अरेखित पेशियां। तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी पेशियां रेखित होती है और कौन सी अरेखित होती है। तो जो कंकाली पेशियां, हृदयी पेशियां यानी शरीर के कंकाल तंत्र में
हृदय में जो पेशियां पाई जाती है उनमें रेखाएं दिखाई देती है, इसलिए इनको बोलते हैं रेखित पेशियां। जबकि जो आंतरिक संरचनाओं में, आंतरिक भागों में पाई जाने वाली पेशियां होती है उनमें रेखाएं नहीं दिखाई देती है, इसलिए उनको बोलते हैं अरेखित पेशियां। तो ये हमने देख लिया रंग रूप के आधार पर प्रकार, ये रेखित और ये अरेखित, ये इनका रंग रूप हो गया। अब हम देखते हैं कार्य। देखिए कुछ हमारे शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो हमारी इच्छा से काम करते हैं, जैसा चाहा हमने उनको चेंज कर दिया। कुछ अंग ऐसे होते हैं जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते हैं, जैसे मेरे कंकाल तंत्र है, हड्डियां है, मेरे हाथ पैर है, मैं जब चाहूँ इसको हिला डुला सकती हूँ, जब चाहे मैं इसकी मुद्रा चेंज कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि ये मेरी इच्छा से काम कर रहा है। ये मेरी इच्छा से काम क्यों कर रहा है? क्योंकि इनके अंदर जो पेशियां आती है ना, वो इच्छा से काम कर सकती है, इसलिए उनको बोलते हैं ऐच्छिक पेशियां। यानी कंकाली पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार चेंज कर देती है मुद्रा कंकाल तंत्र की, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशियां। इनको बोलते हैं ऐच्छिक पेशियां। फिर हम बात करते हैं हृदय पेशियां की। जो हृदय है, क्या वो हमारी इच्छा से काम करेगा? मैं जब चाहूं मेरी हृदय की धड़कन को कम कर दूं, जब चाहे बढ़ा दूं, हृदय की धड़कन को रोक दूं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि जो हृदय में पेशियां होती है वो हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। यानी हृदय पेशियां कैसी होती है? अनैच्छिक पेशियां होती है, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, अपनी इच्छा से काम करती है। तो हृदय पेशियां कैसी होती है? अनैच्छिक पेशियां। उसी प्रकार शरीर के आंतरिक अंग, मैं जब चाहूं कि आहार नाल की गति करवा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। जनन अंगों की, जन मार्गों की क्या गति करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी पेशियां भी हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। तो ये पेशियां भी कैसी होती है? अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पेशियां तीन प्रकार की, कंकाली, हृदयी और अंतरंग। कंकाली पेशियां होती है वो रेखित होती है और ऐच्छिक होती है। अंतरंग पेशियां होती है वो अरेखित होती है और अनैच्छिक होती है। जबकि हृदयी पेशियां होती है ना, वो संरचना में तो किसके समान होती है? कंकाली पेशियों के समान रेखित होती है, और कार्य में किसके समान होती है? अंतरंग के समान, यानी अनैच्छिक होती है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की पेशियां होती है, नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो पेशी होती है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है।
देखिए जो एक पेशी बनती है उसके अंदर कई बंडल होते हैं, उन बंडलों के समूह को क्या बोलते हैं? पेशी। और प्रत्येक पेशी बंडल के अंदर कई तंतु होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? पेशी तंतु। जैसे देखिए ये एक प्रकार की पेशी है, ये मैंने इस प्रकार, जैसे ये पेशी है, मैंने इसके इस प्रकार के काट को दर्शाया, ये एक पेशी है और पेशी के अंदर क्या रहता है? पेशी बंडल रहते हैं। इस प्रकार पेशी बंडल रहते हैं। जिस प्रकार हम लकड़ी का एक गट्ठा होते हैं जिसके अंदर ये लकड़ियां हैं, तो ये पेशी बंडल है और प्रत्येक पेशी बंडल के अंदर क्या होता है? तंतु होते हैं। इस प्रकार के तंतु होते हैं, हल्के तंतु और मोटे तंतु, पतले तंतु और मोटे तंतु। तो देखिए ये आपके सामने एक पेशी की संरचना बनाई हुई है, ये है पेशी, ये है पेशी बंडल, और ये है अंदर पेशी तंतु। तो देखिए जो पेशी के अंदर तंतु होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोटे तंतु और एक होते हैं पतले तंतु। तो देखिए इनको देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, पेशी तंतुओं की संरचना बनाते हैं हम। देखिए ये पेशी के अंदर दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है? मोटे तंतु। और इनके अंदर मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है इनमें। जबकि ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है पतले तंतु, पतले तंतु, और इनके अंदर एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। अब देखिए आपको ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है, जो पतले तंतुओं के बीच में से जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं जेड रेखा। इधर भी जेड रेखा, ये भी जेड रेखा।
यानी जेड रेखा किन तंतुओं को दो भागों में बांटती है? पतले तंतुओं को दो भागों में बांटती है। और ये जो येलो कलर वाली जो लाइन है वो मोटे तंतुओं को दो भागों में बांटती है, इसे कहते हैं एम रेखा। तो आपको इस संरचना को भी बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है कि मोटे तंतु और पतले तंतु है वो किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। तो देखिए, पतले फिर मोटे तंतु फिर पतले फिर मोटे, यानी एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं पतले और मोटे तंतु। पहला पॉइंट क्या बनता है इसमें? पेशी में पतले तथा पेशी में पतले तथा मोटे तंतु एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? एकांतर क्रम में, एक पतले फिर मोटा फिर पतला फिर मोटा फिर पतला फिर मोटा। तो इस प्रकार का क्रम क्या कहलाता है? एकांतर क्रम। तो एक पेशी के अंदर पतले और मोटे तंतु है वो एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि पतले तंतुओं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो पतले तंतुओं में एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि मोटे तंतुओं के अंदर मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। ये दोनों पॉइंट भी आप ध्यान रखना। पतले तंतुओं में एक्टिन प्रोटीन होती है और मोटे तंतुओं में मायोसिन प्रोटीन। दूसरा पॉइंट, पतले तंतुओं में एक्टिन प्रोटीन तथा मोटे तंतुओं में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ध्यान हो गए। फिर आपको पूछ सकते हैं कि जो पतले तंतु है उनको मध्य में से विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? जेड रेखा। और मोटे तंतुओं को बीच में से विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? एम रेखा। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा, पतले तंतुओं को जेड रेखा तथा मोटे तंतुओं को एम रेखा विभाजित करती है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखोगे? पतले तंतुओं को कौन विभाजित करती है? जेड रेखा विभाजित करती है, तथा मोटे तंतुओं को एम रेखा विभाजित करती है। आया समझ में? अब देखिए, जो पतले तंतु के द्वारा ये जो बैंड बनाया जाता है इसको विषमदेशिक बॉन्ड बोलते हैं, और जो मोटे तंतुओं के द्वारा जो बैंड बनाया जाता है उसे समदेशिक बॉन्ड कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, पतले तंतुओं द्वारा बना बैंड समदेशिक तथा मोटे तंतुओं द्वारा बना बैंड विषमदेशिक होता है। आया समझ में? तो ध्यान रखना, पतले तंतु कौन सा बैंड बनाते हैं? पतले तंतुओं के द्वारा जो बैंड बनता है वो समदेशिक बैंड होता है, तथा मोटे तंतुओं के द्वारा बना बैंड विषमदेशिक होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको यहां समझा रही हूं कि जब पेशी का संकुचन होता है तो किस प्रकार होता है? जैसे ही पेशी संकुचित होगी, जैसे ये पतले बैंड है और ये मोटे बैंड है,
तो जैसे ही पेशी संकुचित होंगी तो ये इस प्रकार पतले तंतु इस पर खिसक जाएंगे, और जैसे ही पेशी शिथिल होगी वापस ये बाहर की तरफ खिसक जाएंगे। यानी जो मोटे बैंड है ये अपनी जगह ही रहता है, पतले तंतु खिसकते हैं इस प्रकार। जब पतले तंतु अंतर की तरफ आएंगे तो मतलब पेशी में संकुचन होगा। जैसे मेरी अंगुलियों में पेशी मैंने संकुचित की है, तो संकुचित कब होगी? जब पतले बैंड मोटे बैंड के ऊपर आएंगे, और जब ये बाहर की तरफ जाएंगे तो वापस पेशी शिथिल हो जाएगी। तो ध्यान रखना, पेशी संकुचन के समय पतले तंतु है वो अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं, जबकि मोटे तंतु स्थान को परिवर्तित नहीं करते हैं। एक पॉइंट इसमें एक ध्यान और रखना कि यह क्षेत्र मोटे तंतुओं का जहां पर पतला तंतु नहीं पाया जाता है, इसको क्या बोला जाता है? एच क्षेत्र बोला जाता है। तो देखिए इस भाग को क्या बोलेंगे? यहां तक के भाग को एच क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर भी ध्यान रख लेना, एच क्षेत्र किसे बोलेंगे? मोटे तंतुओं का वह भाग, मोटे तंतुओं का वह भाग जहां पतले तंतु नहीं पाए जाते। तो बीच का वह क्षेत्र जहां पर केवल मोटे तंतु उपस्थित रहते हैं, पतले तंतु उपस्थित नहीं रहते हैं, उस भाग को क्या बोला जाता है? एच क्षेत्र बोला जाता है। तो सब पॉइंट आप नोट कर लीजिए डायग्राम के साथ ही। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन है, इनकी संरचना कैसी होती है। क्योंकि एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन के जुड़ने से क्या है? पेशी का संकुचन शिथिलन होगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन की संरचना। एक्टिन प्रोटीन और
मायोसिन प्रोटीन। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक एक्टिन प्रोटीन की इस प्रकार की संरचना होती है जो 2 F इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इसको F इकाई और इसको भी क्या बोलते हैं, F इकाई। और प्रत्येक F इकाई जिन एकलकों से मिलकर बनी होती है उन्हें क्या बोला जाता है, G इकाई बोला जाता है। देखिए इस प्रकार के G रूपी ये जो मोती जैसी संरचना है ये F रूपी माला का निर्माण कर रही है। और 2 F वाली माला जब बनेगी तो किसका निर्माण होता है, एक्टिन प्रोटीन का निर्माण होता है। अब ये जो दोनों माला है, इस मालाओं के ऊपर ये आपको ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है ट्रोपोमायोसिन नाम की एक और सहायक प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन क्या करती है, मायोसिन से जुड़ती है। अब देखिए इसके ऊपर ये जो आपको बिंदु के समान संरचना दिखाई दे रही है, इनको क्या बोलेंगे, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या करती है, ट्रोपोमायोसिन को ढककर रखती है। कब, जब एक्टिन को मायोसिन से जुड़ना नहीं हो। पेशी शिथिल के समय क्या होता है, ट्रोपोनिन अणु होती है वो ट्रोपोमायोसिन की जो रेखा उसको, जैसे देखिए 2 बर्तन है, जैसे 2 बोतल है, 2 बोतल को आपने जोड़ दिया है। अब आपको उसको अलग रखना है तो आप दोनों के ऊपर क्या करोगे, अलग अलग ढक्कन लगा दोगे तो ये जुड़ नहीं सकती, चिपक नहीं सकती। सेम वही काम है, एक्टिन को मायोसिन के साथ जोड़ना है तो ये ढक्कन हट जाएंगे। कब हटेंगे, जब कैल्शियम आयन आएगा, पेशी संकुचन करवाएगा, तब ये हट जाएंगे और ये शीर्ष है वो मायोसिन की प्रोटीन से जुड़ जाएंगे। लेकिन जब प्रोटीन पेशी को नहीं जुड़ना है, वो शिथिल अवस्था में संकुचन नहीं हो रहा है, उस टाइम ये ट्रोपोनिन क्या करेंगे, ट्रोपोमायोसिन के सक्रिय स्थल को ढक कर रखते हैं। अब जैसे ही पेशी को संकुचन करवाना है, हमारे मस्तिष्क से संकेत आया, कैल्शियम आयन मुक्त हुआ और कैल्शियम आयन ने आकर इन ढक्कन को खोल दिया तो ट्रोपोमायोसिन मुक्त हो जाएगी और वो मायोसिन के शीर्ष से जुड़ जाएगी। अब देखिए मायोसिन है वो किस प्रकार बनी होती है, जो मायोसिन है वो भी 2 प्रकार इस प्रकार जुड़ी रहती है, मेरी मायोसिन से जुड़ी रहती है और इसके 2 भाग होते हैं, 2 शीर्ष होते हैं। ये एक्टिन से जुड़ने वाले भाग है इसके, इनको बोलेंगे एक्टिन योजी स्थल। ये जो भाग है ये कहलाएगा शीर्ष और ये भाग कहलाएगा पूंछ।
यानी मायोसिन प्रोटीन भी दो मेरी मायोसिन की इकाइयों से जुड़ी हुई रहती है। इसके दो भाग है, शीर्ष और पूंछ। तो मायोसिन की संरचना इस प्रकार की होती है, एक्टिन की संरचना इस प्रकार की होती है। अब क्या होगा, ये मेरी मायोसिन जैसे यहां पर उपस्थित है तो ये शीर्ष इस प्रकार है, तो ये वाला भाग क्या है, अभी ढका हुआ है। लेकिन जैसे ही पेशी को क्या करना है, संकुचन करवाना है, तो ये ट्रोपोनिन क्या करते हैं, ट्रोपोमायोसिन के शीर्ष को खोल देते हैं और ये वाले भाग यहाँ से चिपक जाते हैं। तो प्रोटीन जो पेशी में क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें हम क्रियाविधि देखते हैं, पेशी संकुचन की क्रियाविधि। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल मैं सरल भाषा में बता रही हूं आपको। ये है एक्टिन और ये है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। क्या होगा, जब जैसे ही तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क से संकेत आएगा कि पेशी को संकुचित करवाना है, जैसे मैंने बोल दिया मेरे हाथ को संकुचित करवाना है, तो मेरे दिमाग ने सोचा पेशी को संकुचित करवाना, मेरा दिमाग यहां तक सूचना पहुंचाएगा। तो यहां पर कौन से आयन मुक्त होंगे, कैल्शियम आयन मुक्त होंगे। कैल्शियम आयन मुक्त होकर क्या करेंगे, यहां पर जो ट्रोपोनिन अणु उपस्थित है ना, वो क्या करेंगे, उनको हटा देंगे। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो प्रोटोप्रोनिन के अणु थे उनको क्या करेंगे, ये हटा देंगे। और हटाते ही एक्टिन प्रोटीन के शीर्ष है वो खाली हो जाएंगे, किससे, मायोसिन से जुड़ने के लिए। तो मायोसिन का शीर्ष इस प्रकार करेगा और ये बनेगी क्रॉस भुजा। क्रॉस भुजा किसको बोलेंगे, जब एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जुड़ जाती है तो एक क्रॉस संरचना बन जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, क्रॉस भुजा बोला जाता है। अब ये पेशी का संकुचन हुआ है, फिर जैसे ही मस्तिष्क से वापस सूचना आएगी कि पेशी को वापस शिथिल करना है, तो वापस पीछे से कैल्शियम आयनों का आना है वो बंद हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम आयन आना बंद होंगे तो एक्टिन प्रोटीन के शीर्ष पर वापस क्या लग जाएंगे, ट्रोपोनिन अणु लग जाएंगे और इससे जुड़ने वाले शीर्ष है वो खाली नहीं होंगे। यहां पर देखिए ट्रोपोनिन अणु उपस्थित थे, लेकिन फिर जैसे यहां पर गया ट्रोपोनिन अणु हट गए, क्रॉस भुजा बन गई, पेशियां जुड़ गई एक्टिन और प्रोटीन मायोसिन। और फिर जैसे ही कैल्शियम आना आया बंद हुआ, वापस ट्रोपोनिन इकाइयों ने इससे जुड़ने वाले भाग को ढक दिया, तो ये वापस मायोसिन का शीर्ष है वो सीधा हो जाएगा और पेशी वापस शिथिल हो जाएगी। ये प्रक्रिया होगी। तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, नेक्स्ट देखिए। पेशी संकुचन के समय
आई बैंड की लंबाई में, आई बैंड की लंबाई में कमी होती है जबकि ए बैंड ज्यों का त्यों बना रहता है। यानी हमने देखा था इस प्रकार ये आई बैंड और बीच में ए बैंड है, तो आई बैंड अगर बीच की ओर खिसक जाएंगे तो आई बैंडों की कुल लंबाई में कमी होगी, जबकि ए बैंड तो अपनी जगह है तो उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है जब पेशी का संकुचन होता है तो किस बैंड की लंबाई में कमी होती है, आई बैंड की लंबाई में कमी होती है, जबकि ए बैंड है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, पेशी संकुचन के समय कैल्शियम आयनों के द्वारा ट्रोपोनिन अणु को हटाकर ट्रोपोमायोसिन को मायोसिन प्रोटीन से जुड़ने के लिए मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कैल्शियम आयन आएगा तभी ट्रोपोनिन अणु है वो ट्रोपोनिन अणु को कैल्शियम आयन हटाएगा, और जैसे ही ट्रोपोनिन अणु हटेगा मतलब अंदर जो अवरोध था वो हट गया, तो फिर ट्रोपोमायोसिन किससे जुड़ जाएगा, ट्रोपोनिन से जुड़ जाएगा और पेशी का संकुचन हो जाएगा, यानी क्रॉस भुजा बन जाएगी। आया समझ में? तो नोट कर लीजिए यहां तक। तो इस प्रकार पेशी संकुचन की प्रक्रिया होती है, यानी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के जुड़ने से। और इसके साथ एक पॉइंट और ध्यान रखना कि पेशियों में कंटिन्यू, देखिए पेशियां जब संकुचित प्रसारित होती है तो काम होता है उनके अंदर अवायवीय श्वसन होता है, और अवायवीय श्वसन का उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। तो कंटिन्यू संकुचित होने से, शिथिल होने से पेशियों में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और वो लैक्टिक अम्ल जमने के कारण पेशियों में थकान आ जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, पेशियों में
थकान लैक्टिक अम्ल जमने के कारण आती है। पेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल जमने के कारण आती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने ये जो टॉपिक था इसमें हमने सबसे पहले पेशी की संरचना देखी कि किस प्रकार पेशी के अंदर पेशी बंडल होते हैं और उसमें दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, मोटे तंतु और पतले तंतु। मोटे तंतु के द्वारा आई बैंड बनता है और पतले तंतुओं के द्वारा ए बैंड बनता है। आई बैंड को अलग करने वाली जेड रेखा होती है और ए बैंड को अलग करने वाली एम रेखा होती है। एम रेखा का वह भाग जहां पर पतले तंतु यानी मोटे तंतुओं का वह भाग जहां पतले तंतु उपस्थित नहीं रहते उसे क्या बोला जाता है? एच क्षेत्र बोला जाता है। और फिर हमने देखा कि एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन के जुड़ने से ही पेशियों में कार्य होता है, पेशी संकुचन की प्रक्रिया होती है और क्रॉस भुजा बनती है। कैल्शियम आयन उसके लिए आवश्यक होता है। यदि कैल्शियम आयन होगा तो पेशी संकुचन होगा क्योंकि ट्रोपोनिन अणु हट जाएगा और एक्टिन प्रोटीन का ट्रोपोमायोसिन मायोसिन तंतु से जो संयुग्मन बना लेगा और पेशी संकुचन हो जाएगी। फिर जैसे ही कैल्शियम आयन की वापस कमी हो जाती है तो ट्रोपोनिन अणु वापस ट्रोपोमायोसिन को ढक लेता है और फिर एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन वापस अलग हो जाते हैं, यानी पेशियां शिथिल हो जाती है। और पेशियों में थकान है वो किस अम्ल के जमने के कारण आती है? लैक्टिक एसिड जमने के कारण आती है। तो ये पेशी की संरचना, क्रियाविधि यानी तीनों प्रकार की पेशियां भी देखी हमने, कंकाली पेशियां, अंतरंग पेशियां और हृदय पेशियां, उनका संरचना, उनका कार्य का प्रकार, वो भी हमने वर्गीकरण देखा। तो कुल मिलाकर हमने पेशी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया और जो कंकाल तंत्र वाला आगे पार्ट है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसके साथ ही अपना ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।